तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम 1854 का वुड डिस्पैच, भारत में आधुनिक शिक्षा का जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने जो मैकाले का शिक्षा नीति था उसको देखा था। अब मैकाले की शिक्षा नीति से, जैसा कि आप लोग को बताया गया था पिछले क्लास में, कि पूरे भारत में जो शिक्षा का माध्यम है उसको अंग्रेजी कर दिया गया और अंग्रेजी का जो शिक्षा था उस पर विशेष जोर दिया गया। इसमें भारत के कुछ जो मानवतावादी थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, इसके साथ ईसाई जो मिशनरीज थे, या उस समय भारत में जो अंग्रेजी अधिकारी थे, वो भी बहुत मदद कर रहे थे, या उनका बहुत प्रयत्न था कि भारत में इस प्रकार का जो शिक्षा है उसको लागू किया जाए। लेकिन ये जो शिक्षा नीति है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, और ये जो परिवर्तन है उसको हम 1854 का जो वुड डिस्पैच है उस रूप में देखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि भाई, ये जो वुड डिस्पैच है, इसको भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसका जो प्रारूप है वो पहले से तैयार हो रहा था। वो कैसे? तो एक व्यक्ति थे विलियम एडन, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया सरकार को, और उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने बताया कि भाई, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसका स्थिति बहुत खराब है। क्योंकि बिहार और बंगाल का उन्होंने पूरा दौरा किया था, और दौरा करने के बाद उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई, यहाँ करीब 1 लाख विद्यालय तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो विद्यालय है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है। शिक्षक और जो बच्चों का अनुपात है उसमें असमानता है। इसके साथ बहुत सारी जगहों पे तो जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पेड़ के नीचे या वैसे जगहों पे भी शिक्षा दे रहे हैं, जो कि मान लीजिए उनका अपना घर है या पेड़ के नीचे ही उनको शिक्षा दिया जा रहा है। जो फी है उसका व्यवस्था भी कोई निश्चित अनुपात में नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनसे ज्यादा फी दिया जा रहा है, जो गरीब हैं वो कम ही फी दे रहे हैं। मतलब एक गुरु शिष्य परंपरा जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, उसका कुछ न कुछ झलक जो है वो देखा जा रहा था। जैसा कि प्राचीन भारत का जो हमारा शिक्षा पद्धति था, तो जब मुस्लिम लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने अपना शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ लागू किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो हमारा पुराना शिक्षा पद्धति था उसको या तो जबरदस्ती उसको नष्ट कर दिया, या उनको बढ़ाने का कोई कार्य नहीं किया। तो इनके रिपोर्ट के आधार पे जो विलियम एडम थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट 3 पार्ट में दिया, और उनके रिपोर्ट के आधार पे उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत, जो कि आज यूपी पड़ता है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेम्स टॉमसन, जो कि 1843 टू 1853 तक वहां के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने क्या किया कि देसी भाषा के द्वारा ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई कि भाई, गांव में जो शिक्षा दिया जाए वो देसी भाषा में दिया जाए। इसका इन्होंने योजना बनाया, और इसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग का गठन किया। अब ये सारा जो चीज था वो करने के पीछे जो उनका मेन रीजन था, मेन कारण था, वो ये था कि वो भूमि कर और लोक निर्माण विभाग में शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करा सके। भाई, उत्तर पश्चिम प्रांत में जहाँ के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो वहां भूमि कर इकट्ठा करना हो, या लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाले जो लोग हैं, तो इनको कुछ ऐसे शिक्षित लोग चाहिए थे जो कि देसी भाषा को अच्छी तरीके से जानते हों और कार्यों को सही तरीके से कर सकें। आज भी आप देखते हैं कि गांव में जो भूमि का पैमाइश होता है उसमें कट्ठा, धूर, डेसिमल, बीघा, इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार जो भूमि कर है उसको सही तरीके से उसका आकलन किया जाए और उसको सही तरीके से प्राप्त किया जाए, उसका वसूली किया जाए। इसके साथ साथ लोक निर्माण विभाग में भी जो
वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उनको उनका ज्यादा से ज्यादा सहभागिता जो है वो बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने ये सिफारिश किया कि भाई ग्राम शिक्षा जो है वो देसी भाषा में होना चाहिए। बाद में लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 टू 1856 भारत के गवर्नर जनरल रहे, जिन्हें भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सुदृढ़कर्ता भी माना जाता है, उन्होंने भी बिहार और बंगाल में इसी मॉडल को लागू करने की सिफारिश की। इन्होंने भी कहा कि हाँ भाई सही है, इसी तरीके का देसी शिक्षा जो है, देसी शिक्षा का जो मॉडल है वो लागू किया जाना चाहिए। अब ये अंग्रेज लोग, अब आप कहेंगे सर पहले तो वो अंग्रेजी को अनिवार्य बनाया, क्योंकि 1844 ईस्वी में ये घोषणा भी की गई थी कि अब जो सरकारी नौकरी है सिर्फ वैसे लोगों को दिया जाएगा जो कि अंग्रेजी जानते हैं। जिससे क्या हुआ कि भारतीयों में अंग्रेजी सीखने का जो क्रेज था वो बढ़ गया, क्योंकि आज भी जो 95% लोग हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। तो ये नौकरी का क्रेज तो उस समय भी था, इसलिए अब जो लोग थे उस समय, मतलब जो लोग थे जब ये घोषणा किया गया 1844 ईस्वी में, तो लोग अंग्रेजी शिक्षा पर ज्यादा जोर देने लगे। लेकिन बाद में इनको ये अनुभव हुआ कि भाई इससे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, और लॉर्ड डलहौजी जब बिहार और बंगाल का गवर्नर बन के आया, तो उसने भी विलियम एडम के रिपोर्ट के आधार पर जो जेम्स थॉमसन के द्वारा लागू किया गया शिक्षा नीति था, उसी को पूरे बिहार और बंगाल में लागू करने की सिफारिश की। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो कहता है कि सर चार्ल्स वुड जो कि अर्ल ऑफ एवर्डिन 1852 टू 55 की मिली जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। ये अर्ल ऑफ एवर्डिन जो कि उस समय तो इंग्लैंड था, वहां एक मिला जुला सरकार बना था, तो वहां सर चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उनको अध्यक्ष बनाया गया अर्ल ऑफ एवर्डिन की सरकार में। और इससे क्या हुआ कि अंग्रेजी इतिहास का तो ये जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इनको अध्यक्ष बनाया गया, और ये माना जाता है कि अंग्रेजी इतिहास का जो कॉमर्शियल युग उसकी ये सच्ची उपज थे। मतलब ये वास्तव में जो विकास है या जो सुधार है उसको लागू करने वाले व्यक्ति थे। और कहता है कि इन्होंने भावी शिक्षा के लिए एक बृहत योजना बनाई, जिसको हम चार्ल्स वुड के डिस्पैच के रूप में जानते हैं। और इसमें कुछ इन्होंने सिफारिशें की। इन्होंने कहा कि भाई ये जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और जो शिक्षा का जो एक पैमाना है वो इस प्रकार का होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने कुछ सिफारिश की, बताया कि भाई इस तरीके के जो सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाया जा सके, उसको और अच्छा बनाया जा सके, और वो एक लंबा समय तक चलने वाला हो या टिकाऊ हो। तो सबसे पहले कहता है कि इन्होंने जो सिफारिशें दी, चार्ल्स वुड का जो सिफारिश था वो क्या था कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार है। भाई ठीक है, सरकार का जो शिक्षा नीति है उसका मेन उद्देश्य तो पश्चिमी शिक्षा का विस्तार है ही, इसलिए सरकार को कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य का भी प्रसार करना चाहिए। क्योंकि जो पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा या कोई भी शिक्षा का विस्तार होता है उसके कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य के माध्यम से। तो इन्होंने इस चीज की भी वकालत की कि भाई इन सारी चीजों का प्रसार किया जाना चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी रहे, जैसा कि मैकाले का योजना था।
कि भाई उच्च शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषा को भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए, कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अंग्रेजी भाषा के चक्कर में देसी भाषा को एकदम छोड़ दिया जाए, बल्कि देसी भाषा को भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए। और ये जो इनका सिफारिश था वो आज भी हमारे यहाँ लागू है। आज भी भारत में जो स्कूल कार्य कर रहे हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल जिनको आप कहते हैं, तो सिर्फ 10% ही ऐसे स्कूल है जहां पे सिर्फ जो इंग्लिश टू इंग्लिश जो है वो पढ़ाई होता है। नहीं तो आज भी जो 90% स्कूल है वहां यही मॉडल लागू हो रहा है, मतलब अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को बताया जा रहा है और फिर बच्चा भी उसी चीज को सीख रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि उसका डबल एफर्ट लग रहा है। पहले तो अंग्रेजी सीखने में उसका जो मेहनत है वो लग रहा है, और फिर अंग्रेजी चूंकि उसका अपना लैंग्वेज है नहीं, इसलिए अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर याद करने में वो अपना पूरा ताकत झोंक दे रहा है, और जो ताकत उसको अपना चीज को सीखने में लगाना चाहिए था वो वहां अंग्रेजी सीखने में लगा दे रहा है। तो ये जो उनका सिफारिश था कि देसी भाषा को भी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए, भाई देसी भाषा को तो प्रोत्साहित किया ही जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है ना। तो ये भी सिफारिश इन्होंने ही किया ताकि एक जो दुभाषिया लोग हैं उनको पैदा किया जा सके, जो कि देसी भाषा भी जानते हो और अंग्रेजी भाषा भी जानते हो। इसके बाद इन्होंने ग्राम में देसी भाषाई प्राथमिक विद्यालय, कि भाई जो गांव है वहां पे देसी भाषा का प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए होना चाहिए। लेकिन कहता है कि इन्होंने कहा कि लेकिन जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाने चाहिए। ग्राम स्तर पे जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं वहां देसी भाषा में शिक्षा दी जाए, लेकिन उससे आगे जब जिला स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था हो तो वहां एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, मतलब हाई स्कूल जो है वहां पे जो भारतीय भाषा है और अंग्रेजी साथ में, मतलब दोनों को मिक्स करके शिक्षा दिया जाए, और यही जो है इसी प्रकार के संबंधित कॉलेज खोले जाए। चौथा इन्होंने जो सिफारिश दिया कि भाई निजी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाई जाए, कि अगर कोई निजी विद्यालय खोल रहा है, ठीक है ना, तो वैसे व्यक्ति को भी प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को शिक्षा में आगे लाने के लिए उनको भी अनुदान दिया जाए, ताकि वो भी प्रेरित होकर इस तरीके के जो कार्य हैं उससे जुड़ सके। फिर पांचवा कहता है कि कंपनी के प्रांतों में एक एक निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। उस समय कंपनी जो था वो 5 प्रांत में विभक्त था, तो ऐसा कहा गया कि 5 प्रांत में एक एक निर्देशक हो और उस निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग जो है उसकी स्थापना की जाए। जैसा कि हमने यहाँ बताया, यहाँ की उत्तर पश्चिम प्रांत में शिक्षा विभाग का गठन किया था जेम्स टॉमसन। तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ एक प्रांत में नहीं, हर प्रांत में ऐसा होना चाहिए और लोक शिक्षा विभाग का स्थापना किया जाना चाहिए। छठा इन्होंने कहा कि लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय जो है वो खोले जाने चाहिए, ताकि जो मॉडर्न शिक्षा है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि इसमें कुलपति, उप कुलपति, सीनेट और अधिसदस्य हों, और ये सारे के सारे जो हों वो सरकार के द्वारा मनोनीत होने चाहिए, कि भाई सरकार जो है इन लोगों को मनोनीत करे। तो ये हुआ छठा। सातवां इन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल। इन्होंने कहा कि भाई जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके महत्व को
ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा को और ज्यादा प्रखर तरीके से या प्रमुखता से लागू किया जाना चाहिए, और इसके साथ ही जो तकनीकी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो तकनीक से अपने आप को अपडेट कर सके। 8वां इन्होंने कहा कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए इंग्लैंड के तरह, कि भाई इंग्लैंड में जिस तरीके से शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाता है, या शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए जो कॉलेज है, जिसको आज हम लोग बीएड कॉलेज कहते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कहते हैं, तो जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, अध्यापक प्रशिक्षण संस्था है, उसकी स्थापना की जाए, ऐसा सिफारिश यही वुड डिस्पैच के द्वारा दिया गया। इसके साथ 9वां इन्होंने कहा कि महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाए, कि भाई जो महिला हैं उनकी शिक्षाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई ये करीब 9 प्रकार की जो सिफारिश थे वो दिए गए चार्ल्स वुड के द्वारा। अब इनका जो सिफारिश था, इनके सिफारिश पे जो कार्य हुआ उसमें क्या किया गया, तो अब क्या किया गया कि जो पुराना शिक्षा पद्धति और लोक शिक्षा समिति था उसके स्थान पे 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, और इसके साथ ही 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सबसे पहले कलकत्ता में, उसके बाद मुंबई में और उसके बाद मद्रास में। ये सारा का सारा जो है वो 1857 में ही हुआ। उस समय एक व्यक्ति थे बेटन, तो उनके प्रयत्न से कुछ महिला जो पाठशालाएं हैं वो भी स्थापित की गई, और इसको जो है वो सरकार का जो अनुदान और निरीक्षण पद्धति है उसको उसके अंदर लाया गया कि भाई जो महिला शिक्षा देने के लिए जो विद्यालय हैं उनको भी सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाएगा, और सरकार समय समय पर ये निरीक्षण करेगा कि भाई यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए कहता है कि करीब 50 वर्षों तक ये जो वुड डिस्पैच है उसका प्रभाव आगे चल के भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे रहा। शिक्षा का इस तीव्र पश्चिमीकरण हुआ, लेकिन अभी तक जो अधिकतर जो आचार्य थे, प्राचार्य थे, या जो मुख्य जो शिक्षक होते थे वो अधिकतर यूरोपीय लोग ही होते थे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय को, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, तो इनको जो है थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और इनको थोड़ा अच्छा से आप देख लीजिएगा। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय को हम देख लेते हैं, बाद में जो है कभी हम मद्रास और जो बम्बई विश्वविद्यालय है उसको भी देखेंगे। आज जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय को हम देख लेते हैं। कहता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय को हम देखते हैं, तो कहता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए जमीन दान दिए थे दरभंगा के नरेश थे महेश्वर सिंह बाबू। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो जमीन था वो दान दिया था। 1912 ईस्वी में इन्होंने इसके साथ पहले तो ये जमीन दान दी, ठीक है, उसके बाद 1912 ईस्वी में इन्होंने अनुदान दिया करीब 2,30,000 रुपया, और इनके नाम से एक वहां भवन बना है जिसको दरभंगा भवन के नाम से भी जाना जाता है। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर है। इस कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही 1879 ईस्वी में वैथ्यम कॉलेज की भी स्थापना की गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, जो कि महिलाओं के शिक्षा के लिए था। तो ये भी प्रश्न आता है कि वैथ्यम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या किनके प्रयत्न से वैथ्यम कॉलेज की स्थापना की गई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या महिलाओं के शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध कॉलेज था वो था वैथ्यम कॉलेज। तो ये भी प्रश्न आता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब कहता है कि यहाँ पे जो कुलपति बनाए गए, तो जैसा कि हमने बताया कि अधिकतर जो कुलपति थे वो यूरोपीय लोग ही होते थे। तो जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो उस समय लॉर्ड कैनिंग
और विलियम कॉल्विले जो थे वो इसके कुलपति और उप कुलपति थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और विलियम कैलविले जो थे वो कोलकाता हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। कलकत्ता जो कोर्ट है उसका ये न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इनको कुलपति और इनको उप कुलपति बनाया गया। प्रथम अगर भारतीय की बात की जाए कि भाई पहले भारतीय जिनको कोलकाता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया तो उसमें गुरुदास बनर्जी थे और बाद में गुरुदास बनर्जी के बाद आशुतोष मुखर्जी बने। आशुतोष मुखर्जी जो है वो करीब 1906 से 14 और 1921 से 23 के लिए बने। अब यहाँ जो कुलपति बनते थे वो 2 साल के लिए बनते थे, ठीक है, मतलब 2 साल का उनका एक टर्म होता था। तो यहाँ पे कितना टर्म हो गया, 14, यहाँ पे 8, मतलब यहाँ पे 4 टर्म के लिए ये बने और फिर 1 टर्म के लिए फिर ये बने, ठीक है, 5 टर्म के लिए ये बने। कौन? आशुतोष मुखर्जी। अब ये जो गुरुदास पहले बने कौन? गुरुदास बनर्जी। गुरुदास बनर्जी कौन थे? तो 1890 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और प्रथम भारतीय थे जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। बाद में आशुतोष मुखर्जी जो कि इनके बारे में है कि भारत सरकार ने सीनेट हाउस स्थित माधा बाबू बाजार का अधिग्रहण कर शिक्षा विभाग के लिए एक भवन का निर्माण करवाया और 1926 में इसका नाम जो है वो आशुतोष भवन रखा, क्योंकि ये आशुतोष मुखर्जी के नाम पे रखा गया था क्योंकि इन्होंने एक लंबा टर्म जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में बिताया था। अब ये हो गए कुलपति। अब यहाँ से स्नातक जो भारतीय थे, मतलब वो भारतीय जिन्होंने यहाँ से सबसे पहले ग्रेजुएशन किया, तो उनमें 1858 में जो सबसे पहले थे वो थे जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी। जदुनाथ बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। और ये जो जगन्नाथ बोस थे वो एक गणितज्ञ थे और बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो कवि, लेखक और उपन्यासकार है। बंकिम चंद्र चटर्जी को आप सारे लोग जानते हैं। अब अगर महिला की बात की जाए तो 1882 ईस्वी में कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु यहाँ से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये कादम्बिनी गांगुली जो थी वो एक फिजिशियन थी और प्रथम महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी थी। मतलब भारत का प्रथम महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का अगर बात किया जाए तो उसमें कादम्बिनी गांगुली का नाम आता है। ये कादम्बिनी गांगुली जो थी वो बिहार के भागलपुर से संबंधित थी, यही इनका पैतृक गृह हुआ करता था। दूसरे जो चंद्रमुखी बसु थे ये ग्रेजुएट के साथ साथ पहला महिला स्नातकोत्तर भी थी, मतलब इन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई जो बोर्ड का डिस्पैच था उसको भारत में किस तरीके से लागू किया गया, इसके प्रभाव क्या हुए, इसके प्रभाव के कारण से कौन कौन से विद्यालय जो है उसकी स्थापना की गई और कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना किस प्रकार हुआ और यहाँ से स्नातक पहले भारतीय पुरुष, महिला, उनके कुलपति, उनके संस्थापक, इन सारी चीजों के बारे में हमने ये एक विस्तृत रूप से इसको देख लिया है। और ऐसा उम्मीद है कि अगर 8045 का जो डिस्पैच है, 1852 का जो बोर्ड डिस्पैच है, उसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको जो है इसके माध्यम से उसका आप उत्तर देने में सक्षम होंगे और कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।